नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। हमारी इकाई 7 कहानियों में एक कहानी बची थी, परिंदे कहानी। वह परिंदे कहानी हम आज देखेंगे। इसमें भी मेरे ख्याल से जो एक लाइव लेक्चर लेने का मैंने प्रयास किया था, उसमें आधी कहानी मैंने पढ़ाई थी। लेकिन फिर भी आज मैं प्रारंभ से पढ़ाऊँगा। लंबी कहानी है। हो सके तो अभी एक भाग और कल सुबह एक भाग, ऐसे 2 भागों में यह अपलोड हो सकती है। प्रयास तो रहेगा एक ही भाग में अपलोड होने की। तो यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको हमारी पढ़ाने की शैली कैसी लगी, यह भी हमें बताते रहिए क्योंकि आपका कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है। फिलहाल यही हमारा मूल्य है, आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, यही। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारा एक व्हाट्सएप समूह है, टेलीग्राम समूह है, उस पर भी आप ज्वाइन हो जाइए। वह लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस लिंक में जाकर व्हाट्सएप समूह पे ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण पीडीएफ है, वह पीडीएफ मैं उस समूह पे डालते रहता हूँ। तो पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा द्वारा लिखित है और यह कहानी 2015 में प्रकाशित हुई है। लंबी कहानी है, तो जहाँ पर इम्पोर्टेंट है वहीं पर विश्लेषण करेंगे। अ, अंधेरे गलियारों में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बड़ोल कटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे में लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का शोर अभी तक आ रहा था। यानी कितने नंबर कमरे से? 7 नंबर कमरे से जो है लड़कियों की बातचीत का आवाज़ और हंसी मजाक का आवाज़ आ रहा था। लतिका ने दरवाज़ा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? यानी कौन है? आवाज़ आई। लतिका चुप खड़ी रही। यानी अंदर से लड़कियों ने आवाज़ दी कि कौन है? लतिका खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक खुसर फुसर होती रही। फिर दरवाजे की चिटखनी के खुलने का शोर आया। यानी चिटखनी यानी क्या? कुंडी। वह खुलने का शोर आया। किसको? लतिका को सुनाई दिया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लो में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोज अप की भांति उभरने लगे। यानी जिस प्रकार वह पर्दा जो है रुकता है, उस प्रकार। कमरे में अंधेरा क्यों रखा है? लतिका के शोर में हल्की सी झिड़की का आवाज़ था। यानी लतिका ने एक हल्की सी झिड़की देते हुए पूछा कि कमरे में अंधेरा क्यों है, क्यों रखा है? लतिका ने के शोर में झिड़की देते हुए उसका झिड़की का आवाज़ हुआ। लैंप में तेल ही खत्म हो गया मैडम। यह सुधा का कमरा था। यानी 7 नंबर कमरा किसका था? जिसमें सभी लड़कियां बैठकर बातें कर रही है, बातचीत कर रही है, हंसी मजाक कर रही है। तो 7 नंबर कमरा यह सुधा का कमरा था, याद रखिए। सुधा का कमरा था, याद रखिए, पूछा जा सकता है। परिंदे कहानी में 7 नंबर कमरा किसका है? तो सुधा का है। इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी। यानी हॉस्टल में सबसे अधिक लोकप्रिय कौन सी लड़की थी? तो सुधा ही वह सबसे लोकप्रिय लड़की थी, याद रखिए। अ, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। यानी शाम के समय या डिनर के बाद जब भी समय मिलता था, सभी लड़कियां बैठकर बातचीत कहाँ पर करती थी? सुधा के कमरे में, जो 7 नंबर का था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? यानी ये लतिका मैडम, जो वार्डन है, वो पूछ रही है कि करीमुद्दीन करीमुद्दीन कौन है? तो इस हॉस्टल का नौकर है, याद रखिए। जो मैं हॉस्टल का नौकर, 7 नंबर सुधा का कमरा, ऐसे जिस भी टॉपिक की बातें बताता हूँ, वो आप लिख कर लीजिए एक कॉपी में। क्योंकि कम समय में अध्ययन करने के लिए, जो परीक्षा के नज़दीक रिवाइज करने के लिए, यही नोट्स आपके बेहतर है। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर। कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर आई थी। यानी मैडम आई है तो थोड़ी सी अनुशासन दिखा रहे हैं। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर है। उसके आलस और
काम में टालम-टोल करने के किस्से होटल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं। यानी वो काम का टालम-टोल करता है, यानी काम करना न काम कोई बताए तो अनसुनी बातें करता है और नहीं करता। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी। सभी लड़कियां पास पास एक दूसरे से सटकर, सबके चेहरे परिचित थे, यानी सभी जो लड़कियां थी वो परिचित थी। किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, या जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। ये इम्पोर्टेंट कथन है। किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, या जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? यानी वह परिचित लड़कियों में से किसका एक का नाम क्या ली थी? जूली। जूली को कहती कि अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी और उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमट कर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। किसके चेहरे पर? जूली के। और नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए। हाँ मैडम, यानी वो मैडम पूछ रही लतिका कि जो नाइट का जो एंट्री मार्कर अंदर आते हैं उस रजिस्टर पर दस्तखत या आपकी स्वाक्षरी की है क्या? तो वह कहती कि हाँ मैडम। फिर लतिका का शोर कड़ा हो गया। जूली सकुचा कर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई आई है, उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता। यानी वह जब से इस दुनिया में, यानी हॉस्टल की दुनिया में आई है लतिका, तब से वह उसने एक बात जान ली है कि हॉस्टल का जो काम है, वो हॉस्टल के विद्यार्थी छात्र है, वह बिना डांट फटकार के नहीं सुनते। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएगी, इसलिए आज रात हम सब ने मिलकर यानी वो बच्चे कह रही है, सभी लड़कियां, कि मैडम कल से जो है छुट्टियां प्रारंभ हो रही है, इसलिए आज रात हम सभी मिलकर बातें कर रहे हैं। ऐसा हुआ। और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। यानी वो कौन बता रहा है कि कल छुट्टियां होने वाली तो आज बातें करें? तो सुधा बता रही है, और वह बात पूरी न करते हुए भी वह किसकी तरफ देखती है? हेमंती की तरफ। यानी याद रखिए, कौन कौन से नाम आए यहाँ पर? लड़कियों के हॉस्टल के नाम सुधा नाम आया, जूली नाम आया और हेमंती नाम आया, याद रखिए। गाने का प्रोग्राम है हेमंती के, यानी किसके गाने का प्रोग्राम है? हॉस्टल हेमंती के गाने का प्रोग्राम है। आप भी कुछ देर बैठिए ना, यानी मैडम को भी कहती कि आप भी कुछ देर बैठिए। लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय यहाँ आकर उसने इसके मज़े को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते उसे खासा अरसा हो गया, यानी छोटे से हिल स्टेशन पर रहते हुए लतिका को बहुत दिन हो गए थे। लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दी की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है। यानी हमारे यहाँ कहीं कहीं तो गर्मियों में छुट्टी मिलती है, लेकिन वहाँ जहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है, ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पर सर्दियों में छुट्टी दी जाती है। उसे कभी याद नहीं रहता चारों ओर की चुपचाप वह देहरी से बाहर को गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा, यानी वो लतिका कहती कि मेरे साथ संग स्नोफॉल देखने के लिए कोई नहीं रुकेगा क्या? मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही है? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल, यानी लतिका कहती है कि अभी कुछ पक्का नहीं है जाने का। आई लव द स्नोफॉल, यानी मुझे ये स्नोफॉल देखना अच्छा लगता है, ऐसा वह कहती है। और लतिका को लगा कि यही की बात उसने पिछले साल भी कही थी, यानी लतिका ने यही बात अभी तक जाने का पक्का नहीं है, आई लव द स्नोफॉल, वो पहले पिछली वर्ष ही कहा था, और शायद पिछले से पिछले वर्ष, यानी हर साल यही कहते आई है। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही है, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में डुबा लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने सर को झटका दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है, यानी वो कहती है लतिका कि जूली तुमसे कुछ काम है। अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझे मिल लेना, यानी अपने ब्लॉक में अपने कमरे से जाने से पहले मुझे मिल लेना। यह लतिका किसको कहती है? जूली को कहती है। जाने से पहले मुझे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया।
गुड नाइट यानी गुड नाइट मैडम, गुड नाइट, शुभ रात्रि कहते हैं। गलियारे की सीढ़ियाँ न उतर कर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैम्प की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तहें बहुत घनी हो चली थी। लॉन पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा में झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह जाती थी। हवा में सर्दी का हल्का सा आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी है, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही है। सिर की चक्राहट अभी मिटी नहीं थी, मगर मगर अब जैसे वह भीतर न होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का शोर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी, यानी सीढ़ियों पर बातचीत का आवाज आया। शॉल को कंधों पर सिमटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे, यानी सीढ़ियों से ऊपर कौन आ रहे थे? डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट के संग। डॉक्टर मुखर्जी किसके संग गुनगुनाते हुए सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे? ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे, यानी ऊपर आ रहे थे गुनगुनाते हुए, लेकिन कौन सी धुन थी? अंग्रेजी थी। सीढ़ियों पर अंधेरा था और ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने दो चार सीढ़ियाँ उतरकर लैम्प को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट, यानी लतिका कहती कि गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग डॉक्टर, मिस ह्यूबर्ट। थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियाँ चढ़ने से उसकी सांसें तेज हो रही थी और वह दीवार से लगे हुए हाँफ रहे थे। लैम्प की रोशनी में उनके चेहरों का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई, यानी वह डॉक्टर मुखर्जी पूछता है कि यहाँ तुम अकेली क्या कर रही हो लतिका? चेकिंग करने लौट रही थी, यानी वह लतिका कहती कि चेकिंग करके लौट लौट रही हूँ, यानी चेकिंग करने आई थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से छुआ दी। इनसे पूछो, यह मुझे ज़बरदस्ती घसीट लाए, यानी वह कहते हैं, ह्यूबर्ट कहता है कि यह मुखर्जी मुझे यहाँ ले आया। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट शोपा और चाइस्कोकी के कंपोजिशन बजाएंगे और फिर स्कीम कॉफ़ी पी जाएगी। यानी वह ह्यूबर्ट गाने के प्रोग्राम में मिस्टर ह्यूबर्ट क्या शोपा शोपा चाई चाइकोस्की कंपोजिशन बजाएंगे। कौन बजाएंगे? मिस्टर ह्यूबर्ट। और उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें हम सब मिलकर कंप्रेस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर भारी मुस्कान खेल गई। डॉक्टर मुझे माफ़ करे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, यानी लतिका कहती कि डॉक्टर साहब मुझे माफ़ कीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं रुक सकती। चलिए, यह ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया, यानी कमरे की तरफ उसको घुमा दिया। और डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे बर्मी थे, यानी डॉक्टर मुखर्जी जो थे वह आधे बर्मी थे, यानी बर्मा देश के थे, जिसके चिन्ह उसकी वो क्या क्या है हम बाद में पढ़ते समय देखेंगे। बर्मा का कौन है? तो डॉक्टर मुखर्जी जो है वह बर्मा का है। आधे बर्मा का मतलब आधा जीवन उन्होंने बर्मा में बिताया और आधा भारत में, जिसके चिन्ह उसकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी 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 चंचल आंखों से स्पष्ट थे। यानी डॉक्टर मुखर्जी बर्मा देश के हैं।
यह यह किससे मालूम पड़ता है, किससे जान होता है? तो उसके चिन्ह क्या है? वह बर्मा के है, तो उसके चिन्ह है दबी हुई नाक और छोटी-छोटी चंचल आँखों से स्पष्ट थे, यानी दबी हुई नाक थी और छोटी-छोटी आँखें थे। हमारे यहाँ ऐसे लोग जो है स्वेटर बेचने के लिए आते हैं सर्दियों के दिनों में। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे, यानी बर्मा पर किसका आक्रमण हुआ था? जापानियों ने आक्रमण किया था और जापानियों ने आक्रमण करने के बाद वह जो है बर्मा से इधर आए थे और रास्ते में उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे, यानी मिस्टर डॉक्टर मुखर्जी कौन कौन से विषय पढ़ाया करते थे कॉन्वेंट स्कूल में? हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे, यानी हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे और इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में ही कमरा दे रहने के लिए दे दिया, यानी वो बर्मा के थे इसलिए वो, और स्कूल में हाइजीन और फिजियोलॉजी पढ़ाया करते थे इसलिए हॉस्टल स्कूल के हॉस्टल में रहने के लिए कमरा दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, यानी कोई लोग कहते थे कि मिस्टर मुखर्जी जो है बर्मा से आते समय रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने कभी स्वयं अपनी पत्नी के बारे में चर्चा नहीं की थी। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते थे, यानी बातें करते समय मुखर्जी जो है डॉक्टर मुखर्जी अक्सर कहा करते थे, क्या करते थे? मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा ज़रूर जाऊंगा, यानी मरने से पहले मैं एक दफ़ा, यानी मरने से पहले मैं एक बार ज़रूर बर्मा जाऊंगा, यानी बर्मा अपने जन्मभूमि। और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी छा जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती। उसे लगता कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ भी पूछे या सहानुभूति दिखावे। यानी डॉक्टर मुखर्जी नहीं चाहते कि मेरे अतीत के बारे में कोई पूछे या कोई सहानुभूति दिखाए। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वह हंस पड़े। एक सूखी बुझी हुई हंसी, यानी एक हंस पड़े। कौन सी हंसी? एक सूखी हुई हंसी, एक बुझी हुई हंसी, यानी एक नकली हंसी। होम सीक्वेंस होम सिक्स होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। यानी कौन सी बीमारी है कि जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं? होम सिकनेस, यह एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। छत पर मेज कुर्सियाँ डाल दी गई और भीतर कमरे में परकोलेटर में कॉफ़ी का पानी चढ़ा दिया गया, यानी किस पर कॉफ़ी का पानी चढ़ा दिया, यानी कॉफ़ी बनाने के लिए परकोलेटर पे। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतज़ाम हो जाएगा, यानी अगले 2-3 वर्षों में जो है बिजली का इंतज़ाम बंदोबस्त हो जाएगा। डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा, यह बात तो पिछले 10 सालों से सुनते आ रहे हैं, यानी अगले 2-3 सालों में लाइट आ जाएगी, बिजली बन जाएगी, यह बात हम पिछले 10 सालों से सुनते आ रहे हैं। अंग्रेज़ों ने भी अंग्रेज़ों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ। ह्यूबर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की ओर देख रहा था, यानी वह ह्यूबर्ट जो है वह कहता है कि अंग्रेज़ों ने कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ। ये ह्यूबर्ट कहते हुए आराम कुर्सी पर लेटे हैं और वह बाहर लॉन में देख रहे हैं। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियाँ ले आई, यानी लतिका ने कमरे से कितनी मोमबत्तियाँ लाई? 2 मोमबत्तियाँ लाई, याद रखिए, पूछा जा सकता है। मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीड़ के वृक्षों की साय साय दूर दूर तक फैली, पहाड़ी और घाटियों में सीटियों की गूंज सी छोड़ती जा रही थी। यानी किस पेड़ के चारों ओर घिरने लगी, यानी कौन से वृक्षों का नाम आया है? चीड़ के वृक्ष। चीड़ के वृक्ष जो है हवा के साथ साय साय कर रहे थे, उनकी पत्तियों की आवाज़, और वह जो घाटियों में जो सीटी सी गूंज रही थी, कि कौन से वृक्ष का नाम आया है? चीड़ के वृक्षों का नाम आया है, याद रखिए। बर्फ जल्दी गिरेगी, अभी से हवा में एक सर्द खुश्की सी महसूस होने लगी है। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में
लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह ज़रूरी है कि लड़कियां फादर अल्मर्ड का सरमन सुने, यानी फादर अल्मर्ड का सरमन सुने। यह डॉक्टर ह्यूबर्ट ने कहा, यानी यह फादर अल्मर्ड, यह नाम परीक्षा में आया हुआ था। फादर अल्मर्ड किस कहानी का या किस रचना का पात्र है, पूछा है। कब पूछा है याद नहीं, लेकिन पूछा है पीवाईक्यू में। डॉक्टर से फादर अल्मर्ड का एक आंख नहीं सुहाते, यानी डॉक्टर मुखर्जी का किसके साथ नहीं बनता, तो फादर अल्मर्ड के साथ नहीं बनता। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफ़ी उंडेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही प्रोग्राम होता है, यानी हर साल स्कूल बंद, यानी स्कूल को छुट्टियां लगने के दिन कौन सा प्रोग्राम होता है, यही कॉफ़ी पीने का। अ, सैंपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक का। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी, यानी पहले साल जब पिकनिक गई थी और डॉक्टर के संग वह क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बार रूम कमायू रेजिमेंट के अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड्स का खेल देखने के बाद जब वह वापिस बारी की ओर आ रहे थे, तब उसने दाई ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए थे। मिस लतिका, यह मेजर गिरीश नेगी है, यानी वह अ, डॉक्टर मुखर्जी ने लतिका का किससे परिचय करा दिया, मिस नेगी से परिचय करा, मेजर नेगी से परिचय करा दिया। याद रखिए, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। लतिका का गिरीश नेगी से परिचय किसने कराया, तो डॉक्टर मुखर्जी ने कराया। याद रखिए। ब्रिलियंट रूम से आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वह नाम दबा सा गया। वह किसी किताब के बीच उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। कौन, गिरीश नेगी। हेलो डॉक्टर, वह पीछे मुड़ा, तब उस क्षण, यानी कहा हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर। वह पीछे मुड़ा, यानी सुनकर वह पीछे मुड़ा, तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और काफ़ी की कुछ गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक गई, यानी गर्म कॉफ़ी की कुछ बूंदें जो है लतिका के साड़ी पर गिर गई। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उन्नीदा रीतापन घिर आया है। हवा के झोंके से मोमबत्तियों की लो पकड़ने लगी। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस लेकर जा रही थी, यानी काठ गोदाम का भी नाम आया है, याद रखिए। और वह आखिरी बस जो है डाक, यानी जो पोस्ट के जो भी ये है वह लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट्स में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छायाएं घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यही रहेगी, यानी वो डॉक्टर मुखर्जी पूछता है कि मिस लतिका पहले साल जब नई नई ज्वाइन हुई थी तब वो पूछ रहे हैं कि आप यही रहेगी रहेगी डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर शोपा का नोकट्स ह्यूबर्ट की उंगलियों, यानी पहले साल जब पिकनिक को शोपा का नोकर्टनर ह्यूबर्ट की उंगलियों में फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में घुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्निल उर्मिया बहरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई है, दूर दूर किनारों तक फैलती जा रही हो। लतिका को लगा कि जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा, यानी उस परिंदों को देखा है कि धरती पर आ रहे हैं। धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़ते जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान नीरवता से परे उन विचित्र शहरों की ओर जहाँ शायद वह कभी नहीं जाएंगी। लतिका आर्म चेयर पर ऊँघने लगी, यानी लतिका जो बैठे बैठे आराम चेयर जो थी उन पर ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी क्या वह बूढ़ी होती जा रही है, यानी लतिका सोच रही थी कि क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल
मिस वुड का चेहरा घुमाया। यानी स्कूल के प्रिंसिपल का नाम क्या है? तो मिस वुड है, याद रखिए। अब पोपला मुंह, यानी पोपला मुंह आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियाँ जरा सा, यानी पोपला मुंह और झूलती हुई आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियाँ किसका है? मिस वुड का है। जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना, सब उसे ओल्ड मैन कहकर पुकारते हैं। यानी परिंदे कहानी में ओल्ड मैन कहकर किसको पुकारा जाता है? तो मिस वुड को पुकारा जाता है, याद रखिए। कुछ वर्षों बाद वह भी हूबहू वैसी ही बन जाएगी। यानी कुछ वर्षों बाद लतिका भी मिस वुड की तरह ही बन जाएगी। पोपला मुंह हो जाएगा, आंखों के नीचे मांस की थैलियाँ झूलती रहेगी और वह भी कर्कश आवाज में बात करती रहेगी। लतिका के समूचे शरीर में झुलझुली सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसके किसी गलीज वस्तु को छू लिया। अनजाने में किसी दुर्गंधी फैली हुई वस्तु को छू लिया। उसे याद आया, कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था। यानी लतिका को किसका प्रेम पत्र मिला था? तो ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था। भाव की याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में न आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी। जब हमने लाइव देखा था, उस लाइव में हमने यहाँ तक देखा हुआ था, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। यानी प्रसन्नता भी हुई थी, हंसी भी आई और प्रसन्नता भी हुई थी। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। यानी लतिका की उम्र अभी भी बीती नहीं है, अभी भी वह जो है दूसरों को आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। यानी ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र पढ़कर लतिका को गुस्सा नहीं आया था, तो वह क्रोध नहीं आया था, केवल ममता आई थी। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है। अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा है। ह्यूबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को चाह सकेगी? यानी ह्यूबर्ट ही इसको क्यों चाहेगा? लतिका भी किसको चाह सकती है? उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, न सोई मिटती है, न उसे मुक्ति दे पाती है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए। उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है, न उसे मुक्ति दे पाती है। ये लेखक का कथन है, किसके प्रति है? लतिका के प्रति। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है। उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल सी हो गई है। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर माफ़ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। यानी डॉक्टर मुखर्जी को कह रही लतिका कि डॉक्टर मुझे माफ़ करना, मुझे थकान सी महसूस हो रही है। बिना वाक्य पूरा किए ही वह चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। यानी कुछ टेरेस जो था उस वहाँ पर निस्तब्धता, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मोमबत्तियाँ बुझने लगी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कश लिया। सब लड़कियाँ एक जैसी होती है, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। यानी इम्पोर्टेंट कथन है, पूछा हुआ है परीक्षा में। सब लड़कियाँ एक जैसी होती है, यानी ये कौन कहता है? डॉक्टर मुखर्जी कहता है, ये सिगारेट पीते पीते। तो नहीं, कहता है कि सब लड़कियाँ एक जैसी होती है, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। ह्यूबर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ गया। अंतिम सुरों की झिझकी सी गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तिरती रही। डॉक्टर, आपको मालूम है, मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। ह्यूबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र रहे। यानी ह्यूबर्ट चाहता है कि डॉक्टर मुखर्जी को लतिका के प्रति जो ह्यूबर्ट के मन में भावना है, उस भावना का पता न चले, मिल सके, जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोता आया है। डॉक्टर उसे हंसी के एक ठहाके में उपहासास्पद बना देगा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? यानी ये डॉक्टर पूछता है किसको? ह्यूबर्ट को, कि क्या तुम नियति में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने कहा। ह्यूबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। यानी ह्यूबर्ट कुछ न बोला, उसने सांसें रोकी, दम रोका और प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिला फिला फिलासोफाइज करने की आदत, यानी फिलासॉफी तरीके से बात करने की। डॉक्टर टेरेस के जंगले से सटकर खड़ा हो गया।
फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छायाएं लॉन पर गिर रही थी। किस पेड़ का नाम आया है? चीड़ के पेड़, वृक्ष, याद रखिए। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ इंसान जिंदा किस लिए रहता है। ये भी इम्पोर्टेंट कथन है और पूछा हुआ है। मैं कभी कभी सोचता हूँ इंसान जिंदा किस लिए रहता है। क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ। ये कौन कहता है? डॉक्टर मुखर्जी कहता है, क्योंकि हजारों दूर मील बर्मा से आया हुआ है। यहाँ कौन मुझे जानता है? यही शायद मर भी जाऊंगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात है? ये डॉक्टर मुखर्जी ह्यूबर्ट को कहते हैं। ह्यूबर्ट विस्मित सा डॉक्टर को देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वह अक्सर चुप रहते थे, यानी अपने संबंध में कम बताने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो डॉक्टर मुखर्जी है। कोई पीछे नहीं है। यह बात मुझ में एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर दी थी। यानी वो मुखर्जी कहती कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं। ये बात जो है मुझ में बेफिक्री उत्पन्न करती है। लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहले ही बनी रहती है। शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते हैं। उसे ट्रेजिक ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। यानी काम करते करते, कार्य करते करते कब मृत्यु आ जाएगी पता नहीं। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? ह्यूबर ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा। फिर मुड़कर वह मोमबत्ती की बुझती हुई लो को देखने लगा। कौन? मुखर्जी। तुम्हें मालूम है, किसी समय लतिका बिला नागा क्लब जाया करती थी। यानी वह मुखर्जी कहता है ह्यूबर्ट से कि किसी समय लतिका जो है किस क्लब में जाया करती थी? बिला नागा क्लब में जाया करती थी। गिरीश नेगी से उसका परिचय वही हुआ था। यानी गिरीश नेगी का परिचय लतिका से किस क्लब में हुआ था? तो बिला नागा क्लब में हुआ था। किसने कराया था? मुखर्जी ने ही कराया था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। किसने? गिरीश नेगी ने। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, किंतु उस रात कौन जानता था कि वह वापस नहीं लौटेगा। यानी वह वापस गया और लौटा ही नहीं। और क्योंकि वो मेजर था, सैन्य में था। और अब क्या फ़र्क पड़ता है? लेट द डेड हाई डाई, यानी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोखरी सी शून्यता भी थी। कौन? गिरीश नेगी। कुमायूं रेजिमेंट में कैप्टन था। यानी गिरीश नेगी कहाँ पर था? तो कुमायूं रेजिमेंट में कैप्टन पद पर था। डॉक्टर, क्या लतिका? ह्यूबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया। यानी ह्यूबर्ट आगे कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि उसके मन में लतिका के प्रति प्रेम था, तो वह क्यों कुछ भी कहा नहीं गया। उसे याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था। कितना अर्थहीन और उपहासास्पद था। यानी कितना अर्थहीन था, कितना तुच्छ था। जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा हो। उसे धीरे से पियानो पर सिल टिका दिया। किसने? ह्यूबर्ट ने, क्योंकि गम में वो बह गया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वह इसके योग्य भी नहीं था? लतिका, वह तो बच्ची है पागल। मरने वालों के संग खुद थोड़े ही मारा जाता है। ये इम्पोर्टेंट कथन है। लतिका यानी नेगी से दिल लगा बेटी, तो वह लतिका वह तो बच्ची है पागल। मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मरा जा सकता है। यानी कुछ की जान जा रही है, आखिरी सांसें गिन रहा है, तो उसके साथ हम थोड़े ही मरे जाते, ऐसा। कुछ देर चुपचाप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। लेकिन ह्यूबर्ट, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? यानी वह फिर पूछता है मुखर्जी कि ह्यूबर्ट, क्या तुम नियति पर, नियति यानी नसीब पर, भविष्य पर विश्वास रखते हो? हवा के हल्के झोंके से मोमबत्तियां एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गई। और टेरेस पर ह्यूबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। फिर भी वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मैदानों में बहते पहाड़ी नालों का शोर आ रहा था। अब बहुत देर बाद कुमायूं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल सुनाई दिया। यानी कुमायूं रेजिमेंटल सेंटर का बिगुल आवाज़ सुनाई दी। तो ह्यूबर्ट हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। अच्छा चलता हूँ डॉक्टर, गुड नाइट। यानी अच्छा चलता हूँ, सोने का समय हो गया, गुड नाइट। गुड नाइट ह्यूबर्ट, मुझे माफ़ करना, मैं सिगार खत्म करके उठूँगा। सुबह बदली
छाई थी, यानी सुबह बदली छाई थी, अब सिगार ख़त्म करके उठा। लतिका की खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुस आया, जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठिठुरता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। यानी यह एक अकेलेपन की कहानी है। स्कूल से ऊपर सैंपल जाने वाली सड़क बादलों में छिप गई थी। केवल चौपल का क्रास धुंध के पर्दे पर एक दूसरे को काटती हुई पेंसिल की रेखाओं सा दिखाई दे पड़ा था। कहाँ का? तो केवल क्रास का धुंध ही दिखाई दे रहा था, पेंसिल की रेखाओं की तरह। लतिका ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा कि करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा है, यानी करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर है। और वह खिड़की देखा खिड़की लतिका ने खिड़की से आंखें, यानी खिड़की से हटाई आंखें, और यहाँ कमरे के अंदर देखा तो करीमुद्दीन जो है चाय का ट्रे ले आकर खड़ा था। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका था, यानी याद रखिए परिंदे कहानी में मिलिट्री में अर्दली पद पर कौन था, कौन नौकरी कर चुका था, तो करीमुद्दीन चुका था। इसलिए ट्रे मेज पर रख कर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया था, यानी अटेंशन कोई आज्ञा दे और तब वो वहाँ से हिले डुले या कुछ अन्य कार्य करे, इसलिए वह खड़ा था। करीमुद्दीन अर्दली में रह चुका था, याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं बारीक से सूक्ष्मता के साथ। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, परिंदे कहानी में करीमुद्दीन मिलिट्री में किस पद पर रह चुका था, तो अर्दली के पद पर, याद रखिए। सुबह से आलस करके कितनी बार जाग कर वह सो चुकी है। अपनी खिसखिसाहट मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता, यानी वह कहा कि आज बड़ी सर्दी है, ठंड है, आज बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। आजी मेम साहब, यानी करीमुद्दीन कहता है, आजी मेम साहब, अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटकटाते, यानी और अभी तो कुछ नहीं प्रारंभ है, आगे देखना बहुत कुछ सर्दी होगी। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बगलों में डाले हुए इस तरह सिड़ुक गया जैसे दिनों की कल्पना मात्र से उसे जाड़ा लगाना शुरू हो गया, यानी उसको जाड़ा सर्दी लगनी शुरू हो गई। गंजे सिर पर दोनों तरफ के उसके बाल खिजाब लगाने से कतई रंग के भूरे हो गए थे। बात चाहे किसी विषय पर हो रही हो, वह हमेशा खींचतान कर उसे ऐसे क्षेत्र में घसीट लाता था जहाँ वह बेझिझक अपने विचारों को प्रकट कर सके। एक दफ़ा तो यहाँ लगातार इतनी बर्फ़ गिरी कि, यानी एक समय में ऐसा हुआ कि उसमें इतनी बर्फ़ गिरी कि भूवाली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गई, यानी सड़क पर बर्फ़ ही बर्फ़ की परत जम गई। इतनी बर्फ़ थी मेम साहब की पेड़ों की टहनियाँ तक सिकुड़ कर तनों से लिपट गई, बिल्कुल ऐसे। और करीमुद्दीन नीचे झुककर मुर्गा सा बन गया। कब की बात है, लतिका ने पूछा। नहीं, लतिका पूछती कि कब की बात है, अब यह तो जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मेम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज़ बहादुर यही थे, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने की बात। कंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था। बड़े ज़बर थे ये अंग्रेज़, 2 घंटों में ही सारी सड़कें साफ करवा दी, यानी 2 घंटे में भी सारी सड़कें जो है साफ करवा दी। यानी 2 घंटों में अंग्रेज़ों ने सारी सड़क पर जो जमी हुई बर्फ़ थी वह हटा दी। उन दिनों एक सीटी बजाते ही 50 घोड़े वाले जमा हो जाते थे। अब तो सारे शेड खाली पड़े हैं। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना चाहते थे। अब तो सब उजाड़ हो गया है। करीमुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा। आज यह पहली बार नहीं है जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बातें सुन रही है, जब अंग्रेज़ बहादुर ने इस स्थान को स्वर्ग बनाया था, यानी अंग्रेज़ लोगों ने इस स्थान को जो है स्वर्ग सा बनाया था। आप छुट्टियों में इस साल भी यही रहेगी मेम साहब, यानी करीमुद्दीन पूछता है लतिका को कि इस साल भी आप छुट्टियों में यही रहेगी। दिखता तो कुछ ऐसा ही है करीमुद्दीन, यानी लतिका कहती कि ऐसा ही कुछ है। फिर तुम्हें फिर तंग होना पड़ेगा
क्या कहती है मैम साहब, आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता है। यानी वो कहता है करीमुद्दीन कि आपके रहने से हमारा ही मन लग जाएगा, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं, यानी छुट्टियों में यहाँ कोई नहीं है, कुत्ते ही सोते हैं। तुम ज़रा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए। पिछले साल बर्फ़ का पानी दरारों से टपकता रहता था, यानी इस कमरे की छत ठीक कर देना, बर्फ़ का जो पानी था वह टपकता था। लतिका को याद आया कि पिछली सर्दियों में जब कभी बर्फ़ गिरती थी तो उसे पानी से बचने के लिए रात-रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना पड़ता था। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, यानी करीमुद्दीन ने चाय का ट्रे उठाता हुआ कहा, ह्यूबर्ट साहब तो शायद कल ही चले जाएंगे, यानी ह्यूबर्ट जो है कल ही छुट्टियों को चले जाएंगे। कल रात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे, यानी कल रात जो है किसकी तबीयत खराब हुई थी, ह्यूबर्ट की, और वह मुझे जगाने के लिए आए। कहते छाती में तकलीफ है, उन्हें यह मौसम रास नहीं आता। यानी करीमुद्दीन कहता है कि यह मौसम, सर्दियों का मौसम किसको रास नहीं आता, किसको ये नहीं होता, असहनीय हो जाता है, तो वह ह्यूबर्ट को। लड़कियों की बस में वह भी कल ही चले जाएंगे। करीमुद्दीन दरवाज़ा बंद करके चला गया, यानी ऐसा कहा और करीमुद्दीन कमरे के बाहर चला गया। मैं चाहता तो ये शॉर्ट में भी समझाकर आगे पढ़ता था, लेकिन ऐसा नहीं, लाइन टू लाइन मतलब लाइन टू लाइन। लतिका की इच्छा हुई कि वह ह्यूबर्ट के कमरे में जाकर उनकी तबीयत की पूछताछ कर आए, किंतु फिर न जाने क्यों स्वीपर पैरों में टंगे रहे और वह खिड़की के बाहर बादलों को उड़ता हुआ देख रही थी, यानी बाहर खिड़की से बादल उड़ रहे वह देख रही है। ह्यूबर्ट का चेहरा जब से उसे देखकर सहमा सहमा सा दयनीय हो जाता है, तब लगता है कि वह आदमी मूक निरीह याचना में उस कोस रहा है, यानी उसे कोस रहा है, किसको, लतिका को। न वह उसकी गलत फहमी को दूर करने का प्रयत्न कर सकती है, यानी उसकी जो मन में जो गलत फहमी है वह बात करके दूर करने का प्रयत्न कर पाती है, न उसे अपनी विवशता की सफाई देने का साहस होता है। उसे लगता है कि इस जाले से बाहर निकलने के लिए वह धागे के जिस सिरे को पकड़ती है वह खुद गार्ड बनकर एक रह जाता है। बाहर बूंदाबांदी होने लगी, यानी बाहर जो है वर्षा बारिश होने लगी। कमरे की टीन की छत खट खट बोलने लगी। लतिका पलंग से उठ उठ खड़ी हुई, बिस्तर को ताड़ कर बिछाया, फिर पैरों में स्लीपरों, यानी स्लीपर जो चप्पल थी वह स्लीपर को घसीटते हुए वह तड़े आईने तक आई और उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी। किंतु कुछ देर तक कंघी बालों में ही उलझी रही, यानी बाल बना रही थी, और वह गुमसुम हो शीशों में अपना चेहरा ताकती रही। करीमुद्दीन को यह कहना याद ही नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलाने की लकड़ियाँ जमा कर ले, यानी आग लगा जलाने की जो लकड़ियाँ होती है वह जमा करे, वह कहने का ध्यान ही नहीं है। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियाँ मिल जाती है, यानी इन दिनों जो है सूखी लकड़ियाँ सस्ते दामों पर मिल जाती है और सर्दी होने पर महंगे। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, जिसके कारण कप कपाते जाड़े में भी उसे खिड़की खोलकर ही सोना पड़ता था। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा, वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे की सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस वुड के खाली कमरे में चोरी चिपके सोने चली जाती थी, यानी इसके कमरे में, लतिका के कमरे में बर्फ़ का पानी टपकता था, तो वह गर्म कपड़े अच्छे कमरे में सोने के लिए जाती थी। किसके कमरे में चुपके चुपके सोने के लिए जाती थी, मिस वुड के जो प्रिंसिपल थी उसके। मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था, यानी किसका कमरा बिना आग के ही गर्म रहता था, मिस वुड का। उन उनके गदीले सोफे पर लेटते ही आंख लग जाती थी। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता है, किंतु मिस वुड से इतना नहीं होता कि 2 महीनों के लिए उसके हवाले कर जाए, यानी स्कूल छुट्टियों के समय भी वह किसी अन्य को कमरा नहीं देती थी। हर साल कमरे में ताला ठोक जाती है। वह तो पिछले साल गुसल खाने में भीतर ही सांकल देना भूल गई थी, यानी गुसल खाने में जो वॉशरूम था वहाँ पर सांकल लगाना भूल गई थी, जिसे लतिका चोर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करती रही थी। पहले साल अकेले में उसे बड़ा डर सा लगता था, यानी पहले साल हॉस्टल में लतिका अकेली थी तो डर लगता था।
छुट्टियों में सारे स्कूल और हॉस्टल के कमरे साए साए करने लगते थे। डर के मारे उसे जब कभी नींद नहीं आती थी तब वह करीमुद्दीन को रात में देर तक बातों में उलझाए रखती थी। यानी वह नींद नहीं आती थी तो वह करीमुद्दीन को बातें करते हुए रहती थी। बातों बातों में जब खोई सी वहाँ सो जाती तब करीमुद्दीन चुपचाप लैंप बुझाकर चला जाता। यानी बात करते करते वह सो जाती थी लतिका, तब करीमुद्दीन वहाँ से उठकर चला जाता लैंप बंद करके। कभी कभी बीमारी का बहाना बना करके वह डॉक्टर को बुलवा भेजती थी और बाद में बहुत जिद करके दूसरे कमरे में उनका बिस्तर लगवा देती थी। लतिका के कंधे से बालों का गुच्छा निकला और उसे बाहर फेंकने के लिए वह खिड़की के पास आ खड़ी हुई। यानी लतिका ने बाल बनाते हुए जो टूटे हुए बाल है वह निकले और वो उसको बाहर फेंकने के लिए आई। बाहर छत की ढलान से बारिश के जल की मोटी सी धार बराबर लॉन पर गिर रही थी। यानी उस घास पर मेघाच्छन्न आकाश में सरकते हुए बादलों के पीछे पहाड़ियों के झुंड कभी कभी उभर आते थे, कभी छिप जाते थे, मानो चलती हुई ट्रेन से कोई उन्हें देख रहा। किसको? बादलों को। लतिका ने खिड़की से सिर बाहर निकाल लिया। हवा के झोंकों से उसकी आंखें छिप गई। उसे जितने काम याद आते हैं उतना ही आलस घना होता था। यानी जितने काम बाकी है ऐसा याद आता है उतना ही आलस आ जाता था। बस की सीटें रिजर्व कराने के लिए चपरासी को रुपए देने हैं। जो सामान हॉस्टल की लड़कियां पीछे छोड़ जा रही है उन्हें गोदाम में रवाना होगा। यानी बस की सीटें बुक करने के लिए, किसके लिए? जो लड़कियां सामान हॉस्टल में छोड़कर जा रही है उसको गोदाम तक ले जाने के लिए। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों के साथ पैकिंग करवाने का काम में भी उसे हाथ बटाने। जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं उसको कुछ ये नहीं होता तो उसकी पैकिंग करने में भी मदद करनी पड़ती है। वह इन कामों से ऊबती नहीं। धीरे धीरे, यानी कौन से काम से ऊबती नहीं? तो लड़कियों का सामान पैक करने में वह ऊबती नहीं थी। धीरे धीरे सब निपटते जाते हैं और गलती इधर इधर उधर रह जाती है सो बाद में उधर जाती है। हर काम में किच किच रहती है, परेशानी और दिक्कत होती है, किंतु देर सवेरे इनसे छुटकारा मिल ही जाता है। यानी देर सवेरे जो है सब बातों से छुटकारा हो जाता है। किंतु जब लड़कियों की आखिरी बस चली जाती है तब मन उचाट सा हो जाता है। खाली कॉरिडोर में घूमती हुई वे कभी इस कमरे में जाती है और कभी उसमें। यानी वो सब कुछ लड़कियां छुट्टियों में घर जाती है तो वह खाली अकेली घूमती है बरामदे में, यहाँ से वहाँ से वहाँ, इस कमरे में उस कमरे में। वह नहीं जान पाती कि अपने से क्या करे। दिल कहीं भी नहीं टिक पाता, हमेशा भटकता भटकता सा लगता रहता है। यानी वह उसका मन कहीं नहीं लगता, हमेशा भटकते ही रहता है विचारों में। और इंसान जब अकेला रहता है तो अनेक विचारों के साये में, वह विचारों के जाल में वह धंसता हुआ जाता है। जब वह अकेला होता है, कोई काम ना होता तब। इस सब के बावजूद जब कोई सहज भाव में पूछ बैठता है, मिस लतिका छुट्टियों में आप घर नहीं गई जा रही? यानी इतने में कोई पूछता है कि मिस लतिका आप छुट्टियों में घर नहीं जा रही है, तब वह क्या कहे? डिंग डांग डिंग। स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल चैंपल के घंटे बजने लगे थे। लतिका ने अपना सिर खिड़की के भीतर कर लिया। उसने झटपट साड़ी उतारी और पेटीकोट में ही कंधे पर तौलिया डाले गुसल खाने में घुस गई। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट करते हुए वो गई गुसल खाने में, वॉशरूम में। कंटोनमेंट जाने वाली पक्की सड़क पर चार चार की पंक्ति में कुमायूं रेजिमेंट की सिपाहियों की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। यानी कहाँ पर? कमांड कंटोनमेंट जाने वाली सड़क पर जो कुमायूं रेजिमेंट की जो सिपाहियों की कितनी एक टुकड़ी यानी एक जो ये था समूह था, वह मार्च करती हुई यानी लेफ्ट राइट करते हुए जा रही थी। फौजी बूटों की भारी खुदर खुरदरी आवाज़ें स्कूल चैंपल की चार दीवारों से टकराकर भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी। यानी किस हॉल में? प्रेयर हॉल में। यानी प्रेयर यानी जो प्रार्थना करने का हॉल था वहाँ पर। प्रेयर हॉल यानी प्रार्थना करने का हॉल, वहाँ पर गूंज रही थी आवाज़ें। ब्लेसेंट आर द मीक, ब्लेसेंट आर द मीक,
फादर एलिमेंट एक एक शब्द चबाते हुए खंखारते शोर में सरमन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। यानी याद रखिए, ब्लेसेड ब्लेसेड आर द मीक। फादर एलिमेंट यानी ये फादर एलिमेंट एक एक शब्द चबाते हुए खंखारते शोर में सरमन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। यानी ऑफ द माउंट कौन पढ़ रहा था? तो यह फादर एलिमेंट पढ़ रहा था, याद रखिए। ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैंडल ब्रियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जिसका प्रकाश आगे बेंचों पर बैठी हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। पिछली लाइनों की बेंचें अंधेरे में डूबी हुई थी, जहां लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे से घुसर फुसर कर रही थी। यानी सिर झुकाए बातें कर रही थी प्रेयर हॉल में। मिस वुड स्कूल सीजन के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों को बधाई का भाषण दे चुकी थी। यानी जो स्कूल समाप्त हो गया था और मिस वुड जो है प्रिंसिपल होने के नाते सभी विद्यार्थियों को और सभी कर्मचारियों को, सभी अध्यापकों को, विद्यार्थी और स्टाफ सदस्य यानी सभी वहाँ पर नौकरी करने वाले सभी सदस्य को वह भाषण दे चुकी थी। और अब फादर के पीछे बैठी हुई अपने में ही कुछ बुड़बुड़ा, यानी फादर के पीछे बैठी है और अपने में ही कुछ मन ही मन कुछ बोल रही थी, मानो धीरे धीरे फादर को प्रीम्ड कर रही हो। आमीन, यानी सब कुछ प्रार्थना होने के बाद आमीन कहते हैं। फादर एलिमेंट में बाइबल मेज पर रख दी, यानी मेज पर बाइबल रख दी। प्रेयर बुक उठा ली, यानी बाइबल रखकर प्रेयर बुक उठा ली। हॉल की खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई। लड़कियों ने खड़े होते हुए जानबूझकर बेंचों के पीछे धकेला। बेंचें फर्श पर रगड़कर खाकर सीटी बजाती हुई पीछे खिसक गई, यानी बेंच की आवाज़ें। हॉल के कोने से हंसी फूट पड़ी। मिस वुड का चेहरा तन गया, माथे पर भुकुटियाँ चढ़ गई। फिर अचानक निस्तब्धता छा गई, यानी वह उसने आंखें फाड़कर वुड ने देखा और फिर वह स्तब्धता छा गई। हॉल के उस घुटे हुए धुंधलके में फादर का तीखा फटा हुआ शोर सुनाई देने लगा। जीसस सेड आई द, यानी वो कहते हैं फादर, जीसस जीसस सेड आई एम द लाइफ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यानी मैं इस दुनिया का, इस जग का उजाला हूँ, लाइट हूँ, ऐसा। ही द ही दैट फॉलोएथ मी शैल नॉट वॉक इन डार्कनेस बट शैली हाउ द लाइट ऑफ द लाइफ। डॉक्टर मुखर्जी ने ऊब और उकताहट से भरी जमुहाई ली। कब यह किस्सा खत्म होगा? उसने ऊंचे स्वर में लतिका से पूछा कि वह सकुचा कर दूसरी ओर देखने लगी। स्पेशल सर्विस के समय डॉक्टर मुखर्जी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेलती रहती और वह धीरे धीरे अपनी मूंछों को खींचता रहता। फादर एलमेट की वेशभूषा देखकर लतिका के दिल में गुदगुदी सी दौड़ गई। यानी किसकी वेशभूषा या वेशभूषा देखकर लतिका के दिल में गुदगुदी दौड़ी? तो फादर एलिमेंट की पोशाक देखकर। जब वह छोटी थी तो अक्सर यह बात सोचकर विस्मित हुआ करती थी कि क्या पादरी लोग सफ़ेद चोगे के नीचे कुछ नहीं पहनते, यानी केवल सफ़ेद चोगा ही ऊपर रहता है, नीचे से कुछ पहनते या नहीं। अगर धोखे से वह ऊपर उड़ जाए तो, धोखे से वह ऊपर उड़ जाए तो क्या होगा अंदर का, ये अलग बात है। लेफ्ट 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 मार्च करते हुए फौजी फुट चैंपल से दूर होते जा रहे। चैंपल यानी कैंप्स, एक मैदान, कैंपस। केवल उनकी गूंज हवा में शेष रही थी, यानी उनकी जो टुकड़ी थी उसकी आवाज़ आ रही थी। हिम नंबर 117 फादर ने प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए कहा, यानी जो आयतें रहती है उसमें कहा प्रार्थना बुक खोलते हुए कि हिम नंबर 117 फादर ने प्रार्थना बुक पुस्तक खोलते हुए कहा। हॉल में प्रत्येक लड़की ने टेक्स्ट पर रखी हुई हिम बुक खोल ली, यानी जो हॉल में बैठे हुए प्रत्येक लड़की ने, सभी लड़कियों ने जो वो प्रार्थना बुक में से हिम नंबर 117 की पन्ना निकाला। पन्नों के उलटते की खटखटाहट फिसलती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई। आगे की बेंच से उठकर ह्यूबर्ट पियानो के सामने टूल पर बैठ गया।
संगीत शिक्षक होने के कारण हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कायल के संग पियानो बजाना पड़ता था। यानी स्पेशल सर्विस के समय हर साल ह्यूबर्ट को अम, किसके साथ पियानो बजाना पड़ता था? तो कायल के साथ पियानो बजाना पड़ता था। ह्यूबर्ट ने अपने रुमाल से नाक साफ की। अपनी घबराहट छिपाने के लिए ह्यूबर्ट हमेशा ऐसा ही किया करता था। यानी ह्यूबर्ट अपनी घबराहट छुपाने के लिए क्या करता था? नाक साफ करता था, याद रखिए। कनखियों में हॉल की ओर देखते हुए अपने कांपते हाथों से हीम बुक खोली। लीड लीड काइंडली लाइट। पियानो के सुर दबे झिझकने से मिलने लगे। घने बादलों से ढकी ह्यूबर्ट की लंबी पीली अंगुलियां खुलने सिमटने लगी। कायरों में गाने वाली लड़कियों के शोर एक दूसरे के गूंथकर कोमल स्निग्ध लहरों में बीत गए। लतिका को लगा उसका जूड़ा ढीला पड़ गया है, मानो गर्दन के नीचे झूल रहा है। यानी बालों का जो जूड़ा है वह छूट गया है और गर्दन के नीचे वो बाल जो है फैल गए हैं। मिस वुड की आंख बचा लतिका ने चुपचाप बालों को लगे क्लिपों को कसकर खींचा। यानी जो क्लिप रहते हैं उसको कसकर लगाया। बड़ा झक्की आदमी है। कौन बड़ा झक्की आदमी किसको कहती है लतिका? तो वह मिस वुड को कहती है। सुबह मैंने ह्यूबर्ट को यहाँ आने से मना किया था, फिर भी चला आया, डॉक्टर ने कहा। लतिका को करीमुद्दीन की बात याद आ गई। रात भर ह्यूबर्ट को खांसी का दौरा पड़ा था। यानी वह रात भर ह्यूबर्ट जो है खांसी आ रही थी, यह बात याद आ गई। कल जाने के लिए कह रहे थे। लतिका ने सिर टेढ़ा करके ह्यूबर्ट के चेहरे की एक झलक पाने की विफल चेष्टा की। यानी उसके चेहरे की झलक पाने की चेष्टा की। इतने पीछे से कुछ भी देख पाना असंभव था। पियानो पर झुका हुआ केवल ह्यूबर्ट का सिर दिखाई दिया है। यानी ह्यूबर्ट जो है पियानो पर झुक कर पियानो बजा रहा है, तो केवल सिर ही और सिर के बाल ही दिखाई दिए। लीड क्लाइंटली लाइट संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाँफती हुई सांसों को आकाश की आबाद शून्यता में बिखरते हुए नीचे उतर रहे हैं। बारिश की मुलायम धूप चांपल के लंबे चौकोर शीशों पर झिलमिला रही है, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी को होकर गिर रही है। यानी ईसा मसीह की तस्वीर पर मोमबत्तियां धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तिरने लगा है। पियानो के क्षणिक पोज में लतिका को पत्तों का परिचय मरमर कहीं दूर अनजानी दिशा में आता हुआ सुनाई दे जाता है। एक क्षण के लिए एक भ्रम हुआ कि चांपल का फीका सा अंधेरा उस छोटे से प्रेयर हॉल के चारों कोने से सिमटता हुआ उसके आसपास घिर आया है, मानो कोई उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे यहाँ तक ले आया हो। यानी जबरदस्ती लाया है प्रेयर हॉल में। अचानक उसकी आंखें खोल दी हो। उसे लगा कि जैसे मोमबत्तियों के धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक न रहा हो। चैंपल की छत, दीवारें, टेक्स पर रखा हुआ डॉक्टर का घुसड़ सुंडेल हाथ और पियानो के सुर अतीत की धुंध को भेदते हुए स्वयं उस धुंध का भाग बनते जा रहे हो। एक पगली स्मृति, एक उद्भ्रांत भावना चैंपल के शीशों के परे पहाड़ी सूखी हवा में झुकी की वीपिंग विलोज की कांपती टहनियाँ, पैरों तले चीड़ के पत्तों की धीमी सी चील परिचित खड़खड़। वहीं पर गिरीश एक हाथ में मिलिट्री का खाकी हैंड लिए खड़ा है। चौफे चौखे उठे हुए सबल कंधे, अपना सिर वहां टिका दो तो जैसे सिमट कर खो जाएगा। चार्ल्स बोयर।
चार्ल्स बोयर यह नाम उसने रखा था, यानी गिरीश नेगी ने कौन सा नाम रखा था? तो चार्ल्स बोयर उसने रखा था। वह झेप कर हंसने लगा। मुझे आर्मी में किसने चुन लिया? मेजर बन गए गए हो, लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो, यानी लड़कियों से गए बीते हो। ज़रा ज़रा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है, यानी शर्म आते हैं। यह सब वह कहती नहीं, सिर्फ सोचती भर थी। सोचा था कभी कहूँगी, यानी सोचा था कभी मिलकर कहूँगी। वह कभी कभी नहीं आया। बुरूस बुरूस का लाल फूल लाए हो न, झूठे खाकी कमीज के, यानी किसका लाल फूल? बुरूस का लाल फूल, याद रखिए, पूछा जा सकता है। बुरुस का लाल फूल, गुलाब का लाल फूल नहीं, बुरुस का लाल फूल। झूठे खाकी कमीज के जिस जेब पर बैच चिपके थे, उसमें से मूसा हुआ बुरुस का फूल निकल आया। छी, सारा बुरसा सारा मुरझा गया, यानी सारा सूख गया, मुरझा हुआ गया, अभी खिला कहाँ? हाउ क्लोजी उसके बालों में गिरीश का हाथ उलझ रहा है। फूल कहीं टिक नहीं पाता, फिर उसे क्लिप के नीचे फंसा कर, यानी वह उसका गिरीश का जो हाथ है लगाना चाहता है बालों में, लेकिन वह फूल कहीं टिक नहीं पाता और फिर वो क्लिप के अंदर धंसा कर लगा देते हैं। ये पढ़ने के बाद मुझे बहुत कुछ याद आया। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। वह मुड़ी और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, गिरीश ने अपना मिलिट्री का हैंड धप से उसके सिर पर रख दिया। वह मंत्रमुग्ध सी वैसी ही खड़ी रही। उसके सिर पर गिरीश का हेड है, माथे पर छोटी सी बिंदी है, बिंदी पर उड़ते हुए बाल है। गिरीश ने उस बिंदी को अपने होठों से छुआ है। उसने उसके नंगे सिर को अपने दोनों हाथों में सिमट लिया है। लतिका। लंबी कहानी है और 10 पेज बाकी है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं और इसका जो भाग है वह हम सुबह देखेंगे। सुबह मतलब 10 बजे के बाद में ही अपलोड होगा। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और एक बात, जो भी व्हाट्सअप समूह है उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी और आप वहाँ से समूह में ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर रुकते हैं। सभी को शुभ रात्रि।